नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन के 5वें भाग को देखेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उस क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कुल कितने तरीके हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कुल 3 तरीके हैं। भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अब आइए वो 3 देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो पहला है दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन करके जो है कि किया जा सकता है। तो इसमें जो इसका उदाहरण है कि कौन कौन से साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं, जैसे नए राज्यों का जो है कि प्रवेश होता है या राज्यों का पुनर्गठन होता है, या विधान परिषद, किसी भी अगर राज्य में विधान परिषद लागू करना है तो ये भी साधारण बहुमत द्वारा होता है। दूसरा प्रक्रिया है विशेष बहुमत और आधे से अधिक जो राज्य हैं उनके समर्थन द्वारा। और तीसरा जो होता है कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से जो है कि होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचक मंडल। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा ये निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। दूसरा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितनी भी राज्य हैं उनके जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और तीसरा आपका है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा स्थापित या समाप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। तो किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद को लागू करना है या विधान परिषद को समाप्त करना है तो ये विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा होता है। और विधान परिषद की अगर बात की जाए तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में इसका वर्णन किया गया है। और विधानसभा अगर पूर्ण बहुमत से पास कर देती है तो संसद उसको जो है कि पास करके वहाँ पे विधान परिषद लागू कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के जो है कि राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ही जो है कि सर्वप्रथम गांधी जी को कहे थे कि आप भारत भ्रमण पर निकलिए ताकि देश की स्थिति और परिस्थिति क्या है उसके बारे में आपको संपूर्ण और ज्ञान हो सके। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि उपनिषद किस बारे में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। उपनिषद दर्शन के बारे में है। उपनिषद क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त भारतीय दर्शनों का यह एक संग्रह है। उपनिषद मान्यता प्राप्त भारतीय दर्शनों का एक संग्रह है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता के माध्यम से शोषण में संरक्षण। उपभोक्ता के माध्यम से शोषण से संरक्षण जो है कि उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी और अगर 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की संख्या की बात किया जाए तो वो 102.81 करोड़ थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 1950 को हुआ था। और अब योजना आयोग जो है कि 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि शेयर बाजार किसके नियंत्रण में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। सेबी के नियंत्रण में आपका शेयर बाजार है और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम जो संख्या होती है वो 60 होती है। लेकिन इसके अपवाद हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। इसमें जो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की वो 30 है और मिजोरम में आपका 40 है, नागालैंड में 46 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध वक्तव्य किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकमान्य के उपाधि जो है कि इनको नवाजा गया था बाल गंगाधर तिलक जी को। और जो है कि भारत में 2 दल था, एक नरम दल था और एक जो है कि गरम दल था। तो गरम दल में यहीं आते थे लाल बाल पाल। लाल से आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है और ये सूर्य से जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, ये सूर्य के समीप के जो है कि ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसे बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। इनकी दूरी सूर्य से ज़्यादा है जो आपके बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि गार्डन रिच वर्कशॉप किस नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाज निर्माण। गार्डन रिच वर्कशॉप जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत की युद्धपोत निर्माण कंपनी है और यह कलकत्ता में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि पाल वंश का वह राजा कौन था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। धर्मपाल जो है कि पाल वंश के राजा थे और इन्हीं ने जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बिहार राज्य के भागलपुर जिले में ये विश्वविद्यालय स्थित है
व्याकरण न्याय दर्शन के लिए यह प्रसिद्ध है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। जो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे और यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कई बार प्रदेश सरकार की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। 1911 में जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली के लिए स्थानांतरित हुई और 1912 में जो है कि यह पूर्ण रूप से फिक्स हो गया। जब 1911 में दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसी में यह निर्णय लिया गया 1911 में ही कि भारत की राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली होगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि पक्षियों के वाक्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दिनी या सिरिनिक्स। पक्षियों के जो वाक्य यंत्र होते हैं उसको शब्दिनी या सिरिनिक्स कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि व्हेल मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। फेफड़े से जो है कि व्हेल मछली अपना श्वसन करती है, तो मछली का जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। और धरती पर सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है वो व्हेल मछली ही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि किसके नीचे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क, ब्रेन के नीचे जो है कि पीयूष ग्रंथि स्थित है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क के जो तल है उसके जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ठीक उसके नीचे उभरे हुए रूप में यह स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स या सूखा रोग होता है और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि वह पशु कौन सा है जो चलने के लिए नाल पदों अर्थात ट्यूब फीट का प्रयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार फिश। स्टार मछली जो होती है वह चलने के लिए अपने ट्यूब फीट मतलब नाल पदों का प्रयोग करती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि सुनामी की पहचान के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो है कि सुनामी की पहचान के लिए भी किया जाता है और भूकंप की तीव्रता नापने के लिए भी किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। थोरियम जो है कि मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। यह केरल के तटों पर पाए जाने वाले मोनोजाइट रेत में थोरियम प्रचुर मात्रा में होता है और थोरियम का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि मसाले ज़्यादातर कहाँ पैदा किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट पर। मालाबार तट जो है कि मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये मालाबार तट केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट का यह एक हिस्सा है और यह नारियल, सुपारी, काफ़ी, चाय और रबर के उत्पादन के लिए भी बहुत यह प्रसिद्ध है और मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक स्थित है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
26वां है कि किसी समस्या के क्रमानुसार सचित्र प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट जो है कि किसी भी समस्या के क्रमानुसार सचित्र प्रस्तुतिकरण को एक फ्लो चार्ट कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि वह अक्रिय गैस जो अनेक प्रकार के यौगिक बना सकती है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिनान। जिनान जो है यह अनेक प्रकार की यौगिक बना सकती है। यह अक्रिय गैस में सबसे अधिक यही आपका यौगिक बनाने वाली है। अक्रिय गैस आपका जो है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये सभी जो है कि आपका अक्रिय गैस है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किट्ठ या जंग, जिसे इंग्लिश में रस्ट भी कहा जाता है। तो जंग में कार्बन नहीं होता है। जंग जो है कि जब कोई भी आयरन, लोहा जब जल या नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऑक्साइड के कारण इस पर जो है कि एक लेयर जम जाता है आयरन ऑक्साइड का, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। तो आयरन ऑक्साइड का जब जम जाता है परत, तो यही जो है कि आपका ये लो ऑक्सीजन होता है और लोहा और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से ये होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां है कि निम्न में कौन सी वस्तु एक्वा रेजिया को उबालने की प्रतिरोधक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन जो है वो वस्तु एक्वा रेजिया को उबालने का प्रतिरोधक है। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 का होता है। इसका प्रयोग जो होता है धातुओं को गलाने में किया जाता है, जैसे सोना हुआ। और टेफ्लॉन जो है एक्वा रेजिया का उबालने का ये प्रतिरोध करता है। टेफ्लॉन उच्च ताप का जो है कि उच्च ताप सहन करने वाला बहुलक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए कौन सा ग्लास इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलंट ग्लास। फिलंट ग्लास का प्रयोग ऑप्टिकल ग्लास बनाने में किया जाता है। और जो फिलंट ग्लास होता है वो पोटेशियम और लेड सिलिकेट से मिलकर बना होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है कि आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र पाया जाता है। और पश्चिमी घाट जो है कि पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह पाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी प्रजाति के पशु विलुप्त हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एशियाई चीता। एशियाई चीता ये विलुप्त हो गए हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि ऐसा जंतु जो गिल, फेफड़ों और त्वचा से सांस लेता है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मेढक। मेढक जो है यह 3 तरीके से अपना श्वसन क्रिया संपन्न करता है, गिल से, फेफड़ा से और त्वचा से भी। मेढक जो है कि उभयचर होता है, यह स्थल तथा जल दोनों जगह पर निवास करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि किसी तैरते हुए पिंड का भार कितना हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महसूस होने वाले उत्प्लव से कम। जब किसी पिंड को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है, और यह जो कमी होती है वो महसूस होने वाले उत्प्लव से कम होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखा। 35वां प्रश्न है कि मानव के बाल की मोटाई औसतन किसमें नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोन में। माइक्रोन से जो है कि माइक्रोन में बाल की मोटाई की औसत माप होती है, और 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष पीड़ित लोगों के लिए
आमतौर पर किस प्रकार का लेंस सुझाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो अवतल लेंस से होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मेटाडोटा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा के बारे में डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको मेटाडोटा कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी प्रसिद्ध जगह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन मंदिर महल, झांसी। ये जो है कि आपका मान मंदिर महल है, मन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो मान मंदिर महल ये जो है कि आपका सही प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि मान मंदिर महल जो है ये आपका ग्वालियर में स्थित है, और इसका निर्माण तोमर राजवंश के राजा जो थे मान सिंह तोमर वहीं कराए थे। बाकी जहाज महल आपका मांडू में स्थित है, दिलवाड़ा के मंदिर जो है कि माउंट आबू में स्थित है, और आनंद भवन आपका इलाहाबाद में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि केरल राज्य के रवि वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार। केरल राज्य के जो राजा रवि वर्मा थे वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, और इनकी जो प्रमुख चित्रकला थी वो हिंदू महाकाव्यों पर और धर्मग्रंथों पर आधारित थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रूज प्रक्षेपणास्त्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्भय। निर्भय जो है कि यह क्रूज प्रक्षेपणास्त्र है, और इसका जो निर्माण है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। यह एक स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मोटो है वो बलस्य मूलम विज्ञानम है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41वां कि द जिग जैन वे पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता देसाई ने। अनीता देसाई ने द जिग जैन पुस्तक लिखी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि सामान्यतः दरवाजे पर लगी बिजली की घंटियों में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यू आकार का विद्युत चुंबक। जो दरवाजे पर घंटी लगी रहती है उसमें यू आकार का विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।